सुन ले, इनकी मौजूदगी में वो अशार वापिस करना चाहता हूँ। जिसको सुनने और देखने के लोग आप जिस लम्हे यहाँ बैठे थे, जिस बात का आपको इंतजार था, अवैसी आप जिस पहुंच चीज गए के हैं इंतजार में, जिस फतेहपुर। और ये लगे हुए थे, देखिए वो इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारे बीच में जिस मेहमान का हम लोग ने इंतजार कर रहे थे, वो मेहमान हमारे बीच में मौजूद है। वो अशार में वापिस पढ़ता हूँ, आप सुनो। बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में हर फूल खंदा रहे, हर फूल खंदा रहे, ये गली आबाद रहे। मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन असदुद्दीन ओवैसी फतेहपुर हमेशा आबाद रहे, हमेशा आबाद रहे। ये देखिए लोग, अल्लाहु अकबर। आप लोग आराम से बैठ जाए, जो बाहर खड़े हैं वो अंदर से आए, अमन से शांति से बैठे। अल्लाह के फजलो करम से हमारे बेहतरीन कायदे मिल्लत वे जनाब एडवोकेट आमिर जावेद साहब से गुजारिश है कि वो देखिए लोग, देखिए कारवां किस तरीके से बाहर से अंदर आ रहा है। जावेद एडवोकेट साहब बड़े मेहरबानी स्टेज के पास आए और माइक के पास आए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप नीचे बैठ जाए। उस साइड के जो साथी हैं इधर आए सामने, बाहर जो खड़े हैं अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। आप लोग इत्मीनान से, खामोशी से माहौल को जरा शांत बना के रखें। अब इस्तकबालिया प्रोग्राम शुरू होगा, बराए मेहरबानी खामोश रहे और इत्मीनान के साथ में देखें। मैं जनाब सलीम चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सदर साहब को पगड़ी पहना के उनका इस्तेमाल करें। अनकरीब मगरिब की अजान होने वाली है, बकिया प्रोग्राम उसके बाद होगा इंशाल्लाह। ये देखिए पुलिस की सुरक्षा की ज़बरदस्त सिक्योरिटी असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये देखिए लोग, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो लोग यहाँ पहुँचे और बाहर से उसी तरीके से लोग अंदर आ रहे हैं। और पूरा ये हाँ भाई, आप लोगों को सूचित करता हूँ कि जो बाहर खड़े हो अंदर आए। हमारे बीच में जनाबे आली कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। हमें यही रहना है जिस शेर का हम इंतजार कर रहे थे। ये शेरों की धरती है, आज हमारी मुराद पूरी हो गई है। अरे शेरों की धरती पर शेर आ गया है। अब दिखा देंगे फतेहपुर समेत पूरे राजस्थान को क्रांति चलेगी और MIM की लहर उड़ेगी। आप देखना, हर तरफ आसमान में पतंग दिखेगी। हमें इंतजार करना है हमारे सदर साहब का। आप सुनना, और मुझे पता है ये दीवाने कहीं नहीं जाएंगे। इनमें दीवानगी कूट कूट के भरी है। मैंने देखा है फतेहपुर वालों को, मैं जानता हूं इनको काफी सालों से। इस दीवानगी को ऐसे ही बनाए रखना। जब मैं इस पार्टी का मेंबर बना, उससे पहले 5 साल तक दिल में यह था कि कोई ऐसी पार्टी हो जो 36 बिरादरी की बात करती हो, अगड़े की बात करती हो, पिछड़े की बात करती हो, दलित की बात करती हो, इस देश की माइनॉरिटी मुसलमान की बात करती हो। ऐसी कोई पार्टी है क्या? तो मुझे पता लगा पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आवाज बैरिस्टर
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो कि AIMIM पार्टी है। आप लोगों को तो सोचना होगा। दोस्तों, मैंने सदर साहब से कहा था, बैरिस्टर साहब ने मुझसे पूछा था कि जावेद भाई मुझे सीकर घुमाना है। मैंने कहा सर, ये सीकर के दीवाने आपके इंतजार के लिए बेताब हैं, आप आइए, हमें दीवानगी की कोई कमी नहीं है, हम दिखा देंगे आपको। 2023 के अंदर कोई ये कह रहा है कि MIM पार्टी क्या कर लेगी, मैं कह रहा हूं 36 बिरादरी के लोग मिलकर इतिहास लिखेंगे MIM पार्टी से। मैं आपको बता देता हूं, एक बार जोर से हाथ ऊपर खड़े कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं, एक बार जोर से नारा लगाइए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अरे असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, 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 MIM पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार जोर से आप लोग एक बार हाथ हिला के बताइए मेरे सदर को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्या आप MIM के साथ हैं? दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस दीवानगी के आलम को ऐसे ही रखना है। नमाज का टाइम हो गया है, उसके बाद सदर साहब मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको 30 मिनट देंगे। मैं वादा कर रहा हूं सदर साहब आपके सामने 30 मिनट की तकरीर करेंगे। आपको रुकना है और सुनना है शेर को, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, बेताब बैठे हैं। क्या सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? रुकना पड़ेगा आपको इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ के आ रहे हैं सदर साहब, जिनका वुजू है वो आप अपनी जगह पर वुजू नमाज पढ़ सकते हैं। काफी टाइट सुरक्षा। DYSP राजेश कुमार विद्यार्थी को दिया। 10 मिनट की 15 मिनट की बात है। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, लोगों को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए यहीं रुके। अरे ग्राउंड से बाहर मत जाओ, यहीं बैठ जाओ प्लीज। तो नमाज पढ़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी और उसके बाद 2 मिनट अपना आप जो बैठे हैं, भाषण 2 मिनट है सब्र करें। वो संबोधित करेंगे लोगों को। और ये पुलिस की सिक्योरिटी और लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं सुनने और देखने के लिए। देखिए, ये देखिए कि इस कदर। तो आप जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लाइव कहाँ से देख रहे हैं। और SHO फतेहपुर मस्जिद उमर बिन खताब छोटी मस्जिद में सदर साहब अभी नमाज पढ़कर आ रहे हैं। और एक बार जो भाई नमाज पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े, बाकी सब लोग, सदर साहब ने ये कहा है मुझसे कि आप लोगों के सामने आने के बाद फिर उनकी वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो बराए मेहरबानी बैठे रहिए, शुक्रिया। नमाज फर्ज है, जो नमाज पढ़ना चाहते हो नमाज पढ़े। आप लोग बैठो, हमारे बीच जल्द आ रहे 5 या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और आपको पूरा वक्त देंगे इंशाल्लाह। पूरा वक्त आपके साथ रहेंगे। एक या दो घंटे आप लोग बैठे यहाँ पर, कहीं जाने का प्रोग्राम या कहीं जाने का फिजा न बने। 5-7 मिनट में आ जाएंगे नमाज पढ़ के। अल्लाह के वास्ते आप खबर रखें, जिसको सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग इतने बेताब और इतने बेचैन थे, आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ये हमारे मेहमान है, इस मेहमान की कदर और इस मेहमान की इज्जत आप लोगों को करनी होगी। बैठो आप। हमने
हमने बात रखी कि सदर साहब या नमाज पढ़ ले, तो उन्होंने हमें डांटा। आ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, नमाज के बहुत पाबंद हैं और अल्लाह उनको हमेशा पाबंद रखे। तो ये देखिए नमाज हाई सिक्योरिटी के बीच इंशाअल्लाह जल्द ही वापस हमारे बीच होंगे और हमारे को मुखातिब करेंगे। आप व्यवस्था को ना बिगाड़े, बाहर उनकी गाड़ी के आगे ना जाएं। स्टेज पर वही लोग रहें जिनका नाम है, उसके बगैर स्टेज पर ना रहें। आपसे बहुत इबारत दरखास्त करता हूं कि आप सामने आम लोगों के साथ बैठे, सब आपके सामने खड़े रहेंगे और आपसे मुखातिब करेंगे। बैठ जाओ, एक बार नीचे बैठ जाओ, नीचे तो बैठो। 5 मिनट का सफर नहीं होता क्या? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। बैठिए, आप बैठिए, सबर का मुजाहिरा करिए, बैठिए। इतनी दूर हैदराबाद से हमारे लिए चल के आए हैं, हम लोग मुकामी लोग हैं, थोड़ी देर सबर कर लेंगे और उनका इस्तकबाल हो जाएगा और 2 या 1 घंटे हमारे बीच में रहेंगे। आप उनको सुन के जाइए, उनके ख्यालात, उनके इजहार सब आप लोग सुन के जाइए। आप लोगों के लिए चल के आए हैं लोग, आप लोग 10 से 5 मिनट एकदम तय हो जाते और स्टेज के ऊपर किसी तरह की फोटोग्राफी लगे, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हाई सिक्योरिटी के बीच यहाँ पहुँचे हैं और नमाज का समय हुआ था, नमाज पढ़ने के लिए गए हैं और नमाज पढ़ के वापस फिर लौटेंगे और एक बहुत ही बड़ी जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर एक जो विशाल जनसभा है उनको संबोधित करने के लिए पहुँच चुके हैं, लेकिन ऐसे में नमाज का जो समय है वो हो चुका था। ऐसे में वो अभी नमाज पढ़ने के लिए है वो गए हुए हैं और जैसे ही नमाज अदा करेंगे उसके बाद यहाँ लौटेंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट बाद यहाँ वापस लौटेंगे और एक अजान हो रही है, इत्मीनान रखिए, खामोश रहे, मजमे के अंदर किसी तरह का शोर शराबा न करे, अजान का एहतराम करें। फतेहपुर और शेखावाट के दूर दूर की जगह से लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे। ये देखिए भारी सुरक्षा यहाँ ये देखिए रामगढ़ से गाड़ी में जब कार्या रामगढ़ से गाड़ी में लाई लेकर आए जी नमस्कार भाई जी। ये देखिए बस थोड़ा सा इंतज़ार। असदुद्दीन ओवैसी है वो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं।
तो देखिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको सुनने के, उनको देखने के लिए। और अभी भी नमाज का जो समय है वो हुआ है और मात्र 10, 12 या 15 मिनट में वो वापस यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद शुरू होगा उनका संबोधन। लेकिन फिलहाल देखिए आप और मैं आपको बाहर का दृश्य है वो दिखाता हूँ। देखो पुलिस का जाब्ता तैनात है बाहर। आप जहाँ से भी लाइव कवरेज देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लाइव कवरेज है वो कहाँ से देख रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो क्रेज़ है वो वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे लोगों में उत्साह था, उमंग थी उन्हें देखने और सुनने के लिए। तो उन्हें देखकर वास्तव में लोग खुश हुए हैं और अब उनको सुनने का जो इंतज़ार है वो बस कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। और ये भव्य स्टेज 5 से 7 मिनट में अब पहुंचने वाले हैं। अभी का पुलिस यही चेक कर रहा मीडिया की टीम है वो भी देखिए आप पहुंची है, मौजूद है। दोस्ती कैसे सभा आपने क्या अंदाजा लगाया और किस तरीके से आपको नजर आ रहा है? क्या लग रहा है, कितनी भीड़ लग रही है आपको सर? इधर हो थोड़ा जिन लोगों का मैंने नाम कितनी भीड़ बोला है बताइए सर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रशासन की तरफ से हमारे ऊपर दबाव है और जिन लोगों का नाम नहीं है वो बराए मेहरबानी नीचे चले जाए, माहौल को खराब न करे। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रशासन का दबाव है और प्रशासन के ऊपर भी ऊपर का दबाव होता है, आप लोग सब समझते हैं। तो जिन लोगों का नाम नहीं है लिस्ट के अंदर वो बराए मेहरबानी नीचे आ जाए।
ये देखिए सभी जो पत्रकार हैं वो यहाँ बैठे हैं कवर के लिए, कवरेज के लिए। और DYSP भी बैठे हैं सुरक्षा के लिए। स्टेज के ऊपर वीडियोग्राफी न करें। तो फतेहपुर शेखावाटी में लोग जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे युवा, और वो पल उनके लिए आ भी चुका है। असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा हेलो के लिए इंतजार की घड़ियां तो मात्र 2 से 3 मिनट में अब पहुंचने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। अगला राउंड। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करें। बाद में होता है, बाद में क्या लग तो आपसे अनुरोध कि आप जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर है वो जरूर करें। एक मिनट, एक फोटो दोबारा हैदराबाद में भी नेट से लेट जाओ। ये देखिए ये लाइव चल रहा है हमारा, ये देखिए
तो 2 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं और बहुत हलचल तेज़ हो गई है सिक्योरिटी के हिसाब से। और महिला कांस्टेबल ये देखिए तो देखिए बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचेंगे यार। क्यों बुला रहे हो भाई यहाँ पे यार? कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। वहीं रहिए भैया, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मिस हो गया यार। ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ये देखिए अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी फोटो दिखा रहे हैं मोबाइल पर। भाई बाहर साथी जो खड़े हैं वो अंदर आ जाए। अनकरीब हमारे बीच में आने वाले हैं और इस ग्राउंड में आ जाए। और इस ग्राउंड का नाम और इस मैदान का नाम है इदारा इत्तिहाद। तो यहाँ पर हमको बेहतरीन, यानी ये एक इत्तिहाद का घर है और यहाँ से बेहतरीन इत्तिहाद हम लोग बनाना है और इत्तिहाद को कामयाबी देनी है। दोगे आप लोग इत्तिहाद को कामयाबी? अरे बोलो, जबान है मुंह में बोलो। ये मदरसे की सरजमीन पे और एक इदारा की सरजमीन पे, और इदारे का भी नाम बेहतरीन इदारा इत्तिहाद, यानी इत्तिहाद का घर। तो इत्तिहाद के घर में हमको मजबूत होकर इत्तिहाद सबू में हासिल करना है और इत्तिहाद को बेहतरीन कामयाबी देनी है। दोगे क्या? जोर से बोलो इंशाअल्लाह के फतेहपुर से इंशाअल्लाह के ट्रक भर जाए। और क्राउड काफी बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा पहुंचे, इतनी उम्मीद नहीं थी। और जोर से हाँ, अब की बार लगा कि कुछ नाश्ता करके आए हो। अरे हमारे देश के जो जवान है ना बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करने वाले सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं। कितनी धूप के टेम्परेचर होते हैं, कितनी गर्मी होती है, कभी कभी उनको भूखा रहना भी पड़ता है। लेकिन जब वतन की बात आती है तो किसी भी हालत में कमजोर नजर नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से हम उन्हीं जवानों के भाई भी हैं, बेटे भी हैं, उनके बाप भी हैं और उनके परिवार के लोग हैं और उन्हीं की तरह हम मजबूती के साथ में नारा भी दें और अपनी सफों में इत्तिहाद भी रखें और इखलास, नीयत को इखलास के साथ में रखें। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब सिर्फ 1 या 2 मिनट बाकी है। कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं। तो मात्र 1 से 2 मिनट का समय हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो नमाज पढ़ने मान लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।
दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं AIMN पार्टी के लिए, और आज जब तक बैरिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं, मैं आपको कुछ जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे बीच में ये कांग्रेस और बीजेपी ने एक परसेप्शन तैयार कर दिया है। क्या कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी 15 साल से। महंगाई से जनता त्रस्त थी, बेरोजगारी से त्रस्त थी। वहां पर हर महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा में कोई काम नहीं हो रहा था। वहां कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस थी। जनता ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस के दो नेता कमलनाथ और ज्योतिराव सिंधिया। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ जी। ज्योतिराव सिंधिया ने 1.5 साल बाद विद्रोह कर दिया और 25 MLAs को लेकर चले गए, और उन 25 MLAs को वहां की 11% माइनॉरिटी यानी मुस्लिम से वोट दिया। और मैं मेरे दलित भाइयों की बात करूं तो तकरीबन 14 से 15% मेरे दलित भाइयों ने वोट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस के लोगों से कि बीजेपी की बी टीम हम हैं या तुम हो? पूरे देश के अंदर जब भी सरकारें गिरी, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। आप लोगों को जवाब देना है। अरे भैया, ये हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कभी भी ये हमारे सामने परसेप्शन तैयार करते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि जावेद साहब, बिहार में एक लालू जी का लड़का चुनाव हार गया आपकी वजह से। आप लोगों को पता नहीं है, बिहार के अंदर 243 सीटें हैं। जैसे राजस्थान में 200 हैं, उन 243 में से एक सीमांचल एरिया है जो नेपाल के बॉर्डर के पास है, बहुत गरीब एरिया है। वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने वहां पर 20 सीटों पे चुनाव लड़ा। 20 में से 5 सीटें जीती, 3 सीटों पर सेकंड नंबर पर है। और ये जो कांग्रेस और ये जो लालू जी के लड़के थे, तेजस्वी यादव, इनका जो गठबंधन था उसने 9 सीटें जीती, तो 5 में वो कितनी हो गई? 14, यानी 75% सीटें यूं मान लीजिए, कहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर, इन लोगों ने जीत ली। अब बताइए मुझे, हमने कहा कांग्रेस को हराया? कांग्रेस ने 70 पर चुनाव लड़ा, 19 जीती, 51 हारी। फिर भी मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि सच्चर कमेटी इस बात को प्रूव कर चुकी है, जो कि 2005 में बनी थी और 2006 में रिपोर्ट आई तो बताया गया कि इस माइनॉरिटी का कोई बच्चा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 100 बच्चे नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो 10वीं तक जाते जाते 97% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 3% बच्चे 10वीं पास करते हैं। 12वीं की बात करूं 1.5%। मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, BA BSc BCom की 0.5, यानी 1000 में से 5 बच्चे मुसलमानों में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने? मात्र 0.2, यानी 1000 में से 2 बच्चे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है, मैं लॉयर हूं, कानून को जानता हूं, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, वो कानून को नहीं मानते हैं। वो आए दिन किसी न किसी का घर तोड़वा देते हैं, किसी के घर में बुलडोजर चलवा देते हैं। वहां माइनॉरिटी ये सोच रही थी कि ओवैसी साहब ने लगभग 90 से 100 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो अखिलेश यादव जी हैं, ये 403 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सरकार नहीं बनेगी, इसलिए अखिलेश जी को एक बार समर्थन कर दे। हमारे असद साहब हर मीटिंग में चिल्ला के कह रहे थे कि ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, न कांग्रेस कर सकती, न सपा कर सकती, न बसपा कर सकती।
अगर बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो AIMIM कर सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2023 के अंदर आप 90 MIM के साथ खड़े हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं फतेहपुरी नहीं पूरे राजस्थान के अंदर जलवा होगा, क्योंकि हमारा वोट बैंक कम नहीं है। अरे हमारे दलित, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, शोषित जो हमारे भाई है ना, अभी देखिए जालोर के अंदर क्या घटना हुई। एक बच्चा 6 साल का बच्चा, उसको पता नहीं हमारा दलित भाई का बच्चा था, उसको पता नहीं है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको मास्टर ने मार दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं अब दोबारा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों तो ये देखिए पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी, जिनका इंतजार कर रहे थे ये हजारों लोग। आपके सामने आपको पता है उस दलित बच्चे की हत्या कर दी गई, सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस कांग्रेस को माइनॉरिटी और दलित का तकरीबन 80 से 90% वोट मिल रहा है। माइनॉरिटी का तो 95% मिलता है। उस दलित बच्चे के साथ अन्याय हुआ। अभी हमारे आमिर का कायम खानी साहब है जो, जिनको उर्दू के लिए सरकार से किताबें मांगी और क्या उनको न्याय मिला, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कांग्रेस वाले मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मुसलमानों का काम नहीं करना चाहते। मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब आप ज्यादा समय लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सदस्य बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने आएंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो जिनका इंतजार था वो अब पहुंच चुके हैं। तो आप कार्यक्रम को जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, उसके अलावा इसको ये शेयर जरूर करें। ये देखिए अब आप लोग ध्यान के देखिए, जिस बात का, जिस चीज का आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजस्थान के स्टेट कन्वीनर मेरे छोटे भाई जमील खान साहब, एडवोकेट जावेद साहब और आज के जलसे के कन्वीनर अब्दुल हक सोलंकी साहब, अब्दुल्ला खोकर साहब, एडवोकेट वसीम साहब, जमील गुजिया साहब,
सलाम सोलंकी साहब, उमर यूसुफ खोकर साहब, फैसल खोकर साहब, जुबैर मोरी साहब और फतेहपुर शिकाजी के गयूर अवाम, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में जनसभा में शिरकत की। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि राजस्थान की सरजमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सऊदी ओवैसी को आवाम के दरमियान में खड़े होकर अगर बोलने का मौका दिया तो पहली मर्तबा मैं फतेहपुर में राजस्थान में आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को रख रहा हूँ। आपका बेहद शुक्रिया। मैं अपने जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की जा चुकी है और हमने अपनी जो कमेटी बनाई उसका कन्वीनर जमील खान साहब को बनाया, जिसमें हमारे बहादुर एडवोकेट जावेद साहब भी हैं। मेरी आप तमाम से अपील यह है कि आप अपनी इस पार्टी को मजबूत करें। हमको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमको आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, हमको आपकी तायीद की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि राजस्थान में एक विकल्प नहीं था, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक सत्ता की कबड्डी मैच खेली जाती रही है। अब इंशाअल्लाह ताला एक तीसरी ताकत के तौर पर मजलिस राजस्थान में उभरेगी और मुझे यकीन है कि आपकी ताईद, आपकी सरपरस्ती से जरूर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का सफर कामयाब रहेगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस एक सियासी ताकत बनकर राजस्थान के सरजमीन में उभरेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज हमारे वतन अजीज की जो सियासत है, जो माहौल है, उससे आप तमाम लोग बाखबर भी हैं और उसको आप बखूबी जानते भी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब पिछले असेंबली या विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। भाजपा के भी लोग कामयाब हुए और उसके 3 महीने या 3.5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से एक भी कांग्रेस का उम्मीदवार बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बहुत छोटा है, मगर मैंने जो अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों के तजुर्बों की बुनियाद पर जो उन्होंने मुझे सिखाया है और जो मैंने अपने सियासी सफर में जो छोटा सा सफर रहा है अभी तक, जो मैंने गलतियां करके ठोकरें खाकर और ज़हीन लोगों की राय मशवरे को सुनकर जो मैंने ये सुना और समझा, वो ये है कि याद रखिए कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। आप बरसों से हम लोग वोट डालने वाले बन चुके हैं, मगर हम वोट लेने वाले नहीं बने हैं। कोई ये कहेगा कि इसकी मिसाल क्या है, या फिर हमको समझाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे इंसाफ नहीं होगा। जब तक आप अपने वोट से इत्तेहाद की ताकत पर आप अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। जब तक आप अपने वोट की ताकत पर अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो चुनाव
विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो या लोकल बॉडी का हो, याद रखिए हम अपनी तकालीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां पर मसाइल लोग हमको बताते हैं, जिम्मेदार लोग बताते हैं, और जब हम उन मसाइल को देखते हैं और जब आवाम से पूछते हैं कि ये मसला क्यों नहीं हल हुआ, तो जवाब में आता है कि हमारा विधायक या हमारा सांसद या हमारा लीडर जिसको हमने अपने वोट से मुंतखब किया वो हमारी तकालीफ को महसूस नहीं करता। वो सिर्फ चुनाव के दरमियान में हमारे पास नजर आता है, फिर 5 साल के बाद दोबारा हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में आकर हमसे वोट की भीख मांगता है, और फिर जब भीख मांगता है हमसे ये भी कहता है कि देखो अगर मुझे वोट नहीं डालोगे तो भाजपा जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालते रहें, और जब हम इंसाफ का मुतालबा करें, जब हम सम्मान की बात करें, जब हम हक की बात करें, तो हमसे ये कहा दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम सम्मान, इज्जत और इंसाफ और हक की बात मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम वोट डालकर भाजपा को हरा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस सरजमीन से मैं आया हूं वो हैदराबाद और तेलंगाना रियासत है। वहां पर भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिर्फ 7 एमएलए हैं। वहां पर मुसलमानों की आबादी करीब 65 लाख के करीब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब 7 विधायक तेलंगाना में आपकी दुआओं से और आपकी इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर कामयाब होते हैं, तो फिर वहां पर तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस के रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की हुकूमत ने आज से 7 साल पहले मुस्लिम अक़लियत के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल खोले, और आज की तारीख में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक, 6 से 12th क्लास तक फ्री में स्कूल में पढ़ती हैं। बच्चियों का अलग स्कूल है। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को, मैं खाली मारने के लिए, दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई शायर नहीं हूं कि कलाम पढ़कर तुमसे वाहवाह हासिल कर रहा हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, फ्री में पढ़ रही हैं। बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसमें उनका अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलग स्कूल और अलहदा हॉस्टल। उनको वहां पर किताबें दी जाती हैं, पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है, और बेहतरीन खाने का इंतजाम वहां पर किया गया। बताइए, क्या मजलिस का कोई एमएलए कभी मंत्री बना? जब तक मैं जिंदा रहूंगा मजलिस का कोई एमएलए मंत्री नहीं बनेगा, न संतरी बनेगा, बल्कि वो एक लड़ने वाला बनेगा अपने हक के लिए जो हमने किया। बताइए, क्या राजस्थान में इतनी बड़ी आबादी यहां पर मुस्लिम अक़लियत की है, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने इस तरह का इंतजाम किया? कितना बजट है यहां पर? आपके अक़लियती मिनिस्ट्री का बजट जो मुझे बताया गया, हो सकता है कि शायद गलत हो, मगर जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि अक़लियत माइनॉरिटीज का बजट ये है, सिर्फ 98.55 करोड़ है 2022 का। सिर्फ 98.55 करोड़, और आपकी आबादी मुसलमानों की राजस्थान में 62 लाख है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी करीब, मैंने आपसे कहा कि 45 लाख के करीब है। कितना माइनॉरिटीज का बजट है आपको मालूम? 1728 करोड़ रुपये। 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है। ठीक है, इस साल थोड़ा सरकार ने पैसे कम दिए, माने रिलीज नहीं हुए, मैं मानता हूं उस बात को, मगर ये कौन सा इंसाफ है
कि आप यहां पर सिर्फ 98.55 करोड़ 62 लाख की आबादी और तेलंगाना में 44 लाख की आबादी के लिए 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटी का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं जानता हूं कि कोई पार्टी इंसाफ नहीं करेगी। यहां पर भी आपके 8 मुस्लिम एमएलए, 8 है ना, 9 मुस्लिम एमएलए हैं। तेलंगाना में 8 हैं, 7 हमारे हैं और 1 टीआरएस पार्टी के हैं। बताइए फिर यहां पर आपको सिर्फ इतना कम बजट क्यों दिया जा रहा है? 98.55 करोड़ 2022 का माइनॉरिटी का बजट क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आपको बोल दिया गया कि सिर्फ तुम भाजपा को वोट डालो। यकीनन भाजपा को आएंगे, भाजपा के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे, कोई तो नहीं दे रहा ना। अगर मैं हाथ उठाकर पूछूं कि तुमने क्या कभी भाजपा को वोट किया, तो शायद 2 या 3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि हमने कभी भाजपा को वोट दिया ना कभी देंगे। क्या भाजपा को वोट देंगे? क्या मोदी को वोट देंगे? हम भी नहीं देते तेलंगाना में। मगर ये बताइए फिर ये बजट इतना कम क्यों है? बजट कम इसलिए है क्योंकि जो 9 एमएलए जीत कर गए वो बेचारे बेबस हैं, कमजोर हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। अगर आपका मंदरिस का एमएलए जीत कर जाएगा तो लड़ेगा विधानसभा में और बोलेगा ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का या आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर याद रखो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। याद रखो, अगर तुम रोकर आंसू बहाकर ये समझोगे कि दुनिया तुम पर रहम करेगी, नहीं जालिम और जुल्म करेगा। अगर तुम भीख मांगोगे कि मेरा हक दे दो, तो सरकार में बैठे वाले ये सब लोग बोलेंगे कि देखो ये भिखारी बनकर आया, इसको कुछ मत दो, कुछ हड्डी फेंक दो। मगर अगर तुम बराबरी के लिए खड़े हो जाओगे, इन इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके सामने आंख में आंख मिलाकर कहोगे कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं भी बराबर का शहरी हूं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपना मिलना चाहिए तो अब मिलेगा। अगर आप सिर्फ चीखे मारेंगे, नारे मारेंगे, हक नहीं मिलेगा। आपको हक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब आप सियासी ताकत को पैदा करेंगे, जब आप सियासी नुमाइंदों को अपने जिताएंगे, तभी जाकर तो हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, शायद किसी को पसंद ना आए, मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है, कोई कहता है कि ये फुला बोलता है। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अगर मेरी सच्चाई किसी को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करता रहूंगा और बयान करने की कोशिश करता रहूंगा। और सच्चाई ये है, सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे राजस्थान के जाट भाइयों को सलाम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को सलाम करता हूं। जाट भाई 9% है और 200 की विधानसभा में उनके 37 एमएलए है ना, 37 है। मैं उनको सलाम करता हूं। क्या राजस्थान के मुसलमान हमारे जाट भाइयों से सीख नहीं सकते कि वो 9% है और उनके 37 एमएलए हैं? मैं सलाम करता हूं राजस्थान के हमारे राजपूत भाइयों को कि वो आबादी का 6% हिस्सा है और उनके 17 विधायक जीत कर आते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपके कांग्रेस से
ये जो 8 एमएलए जीत कर गए हैं, जिनको आपने जिताया है, ईमानदारी से एक बात अपने आप से सवाल करिए, जब तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है कि ये मेरा नेता है या कांग्रेस का नेता है? किसका नेता है? आप खुद फैसला कर लो। और जब तुम इस दीवाने को देखते हो जो 1000-2000 किलोमीटर से दूर आया है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरी बात करने वाला एक पागल इंसान है जो मेरे जज्बात को समझता है। मगर याद रखो, मेरी जिंदगी कब चिराग गुल हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये चाहता हूं कि मुझसे बेहतर, मुझसे काबिल, मुझसे जियाले इस शेखावती की सरजमीन पर मजलिस के पैदा हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के दौर का आगाज हो जाएगा। इसीलिए हमने मेरे छोटे भाई जमील को हमने कन्वीनर बनाया है। ये कोई पार्टी का नहीं है। जमील की काबिलियत यह है कि जमील तालीम के मैदान में काम करता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है कि कैसे आप करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो कौन है? 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया कि मुसलमान और सिखों के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हैं। माने 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं खोले गए हैं। अगर स्कूल खोलने का मुतालबा करते तो जो पार्टी पावर में बोलेगी मुसलमान के इलाके में स्कूल नहीं, थाना खोल दो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। ये मुल्ला लोग, ये बड़े मियाँ लोग बड़े जज्बाती रहते हैं। थाना खोलो पहले उनको, और फिर अगर कोई जाकर बोलेगा कि ठीक है तुमने स्कूल नहीं खोला तो कम से कम अस्पताल खोल दो, तो बोलेंगे नहीं मियाँ को अस्पताल की नहीं, शराब की दुकान खोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। और फिर आप देखिए, हमने जमील को एक समाज सेवक है, हमने मजलिस की जिम्मेदारी दी, बल्कि मैं यहां पर खड़े होकर हमारे गुज्जर भाइयों को भी सलाम करता हूं। मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को, उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूं कि वो 9% हैं मुसलमानों की तरह, मगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, मगर गुज्जरों ने एक नेता को चुन लिया था। गुज्जरों ने किरोड़ी सिंह बैसला साहब को अपना नेता माना, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनके परिवार को पुरसा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने सफों से एक नेता को चुनना है। कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से नहीं निकलेगा। रिजर्वेशन मिलना चाहिए राजस्थान के उन मुसलमानों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। हम पिछड़े हैं, हमारा रिकॉर्ड है, सरकार को देना चाहिए, मगर कोई सरकार नहीं देती। रिजर्वेशन मिलना जरूरी है, मगर रिजर्वेशन नहीं मिलना खुद एक नाइंसाफी की बेहतरीन मिसाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस पर गौर करिए। और फिर ये शेखावती की सरजमीन सारे मुल्क में, सारे देश में मशहूर है कि यहां से हर घर से कोई ना कोई एक बच्चा भारत की फौज में जाता है। जाते हैं ना फौज में? मगर अब आप ये मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? जो फौज में जाता है भारत की, वो क्यों जाता है? ताकि देश की सेवा कर सके। उसमें इज्जत होता है, ऑनर होता है। पूरा गांव खुशियां मनाता है अगर कोई बच्चा फौज में जाता है।
पूरे उस गांव के लिए एक सम्मान की बात हो बन जाती है कि हमारे गांव का बच्चा भारत की सरहद की हिफाजत करने के लिए कश्मीर में बैठा है ताकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसकर ना आए। सारा गांव खुशियां मनाता है कि इस गांव का बेटा चीन की फौज के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? कहा कि देश की अगर खिदमत करना है तो सिर्फ 4 साल करो। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी चाहिए था कि 5 साल के बाद मैं भी टाटा कर दूंगा, मगर वो तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी टाटा ही नहीं करूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा। मगर अग्निवीर के लोगों का 4 साल। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसा निजाम, कैसा फैसला भाजपा ने किया? फौज से एक मजाक किया जा रहा है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। डेप्सांग डेमचाक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल। और क्या कहते हैं? 4 साल के बाद तुमको 11 या 14 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं? और कहते हैं कि 4 साल के बाद उसमें से थोड़े 10% लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे, और उस 4 साल के बाद एक 25-20% जो भी परसेंटेज है वो फौज में दोबारा लिया जाएगा। यानी 4 साल की सर्विस उसकी कबूल नहीं होगी, वो नए सिरे से शुरू करेगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो बच्चे अपने सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी आपकी स्कीम है, ये देश के हित में नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में अग्निवीर स्कीम को नहीं लाना चाहिए था। इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। ये कौन सी फौज होगी जो 4 साल काम करेगा और फिर उसके बाद घर को आ जाएगा? फिर कहेंगे कि नहीं, उसको CCRPF में या ITBP में लिया जाएगा। अरे एक रिकॉर्ड पेश करो, कितना झूठ बोलते हो भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। अरे 10% तो कभी नहीं लिया गया जो लोग फौज से निकलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। मैं आज इस सरजमीन पर खड़े होकर 31 जुलाई 2020 को जो मोहसिन खान जो शेखावती के थे, जिन्होंने नौशेरा कश्मीर में पाकिस्तान के टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, मैं उनके परिवार को, उनके माँ बाप को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहसिन खान के परिवार को अल्लाह सब्र दे, और ऐसे मोहसिन खान इस सरजमीन पर अल्लाह लाखों में पैदा कर दे जो भारत की सुरक्षा करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं, अफ्रीका से चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे? हमने कहा, भाई देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री का सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते। जब प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे लोग जब सर्दियों में हमारे जानवर को लेकर घास खिलाने लेकर जाते थे तो 10 किलोमीटर की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग और डेप्चांग में क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जैसा चीन का नाम सुने चीता से तेज चले जाते। अब क्या बोलेंगे? अच्छा, वो चीता को तो ला तो लिए, मगर कम से कम बीजेपी वालों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम कर लो। इसलिए कह रहे हैं कि री इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग
रोज रात में बगैर खाना खाए भूखे सोते हैं। रोज 4,500 बच्चे, मासूम बच्चे मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल नहीं मिलता। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, इतना लगाया जीएसटी कि अगर कोई पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए बच्चा स्कूल का तो उसमें भी जीएसटी, माने पेंसिल पर जीएसटी है। शमशान घाट अगर बनाता है तो उस पर जीएसटी है। यानी जिंदा रहे तो भी मुसीबत, मर गए तो भी मुसीबत। आप बताइए, फिर देश बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अरे चीन से आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? फिर चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो 16 राउंड की बातचीत, क्या बातचीत थी? वलीमा हो रहा था चीन से बात करते हुए। 16 बार बात किए चीन से, क्या बात किए जब घुसे नहीं, ना कोई घुसेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी भारत की इकॉनमी बर्बाद हो गई। देश बीजेपी के पास फौज को पैसा नहीं है देने के लिए, इसलिए अग्निवीर अग्निपथ की स्कीम लेकर आए। अगर पैसा होता तो ये 4 साल की ये स्कीम नहीं लाती। आप बताइए, जो फौज का सिपाही एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाता है उसके लिए बड़ी इज्जत की बात होती है। आज उसको देश के प्रधानमंत्री 4 साल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि ये पहला जलसा है, आखिरी नहीं होगा, मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब पहला जलसा है तो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिसको अपना शेख मानते, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा था कि तकरीर कैसी करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ का पहला सूरा सूरह फातिहा और आखिरी सूरा कुल औज़ु बिन नास। तो तकरीर का शुरुआत ऐसी होना और खत्म ऐसी होना। तो मुझे बात समझ में नहीं है, बाद में हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि बेटा तुम्हारे सर के ऊपर से गई और उसका मतलब ऐसा है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अर्ज कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो अब अल्लाह ही मालिक है उनका। मुख्यमंत्री के ताल्लुक से उनका कोई मंत्री है जिसने कहा है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लगेंगे, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत फुला फुला फुला। ये क्या बात है भाई? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, बादशाह सलामत तो नहीं है ना। जब हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी नारे लगाएंगे। जमहूरियत है मगर उनका मंत्री बोलता नहीं लगा सकते। अच्छा, उनका एक और मंत्री बोलता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। भाई साहब, क्या आपके पास मशीन गन इस्तेमाल करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो माशाल्लाह सर्कस बनी हुई राजस्थान में। देख बैठिए, देख तमाशा देखिए, एक से एक जोकर है यहाँ पर, एक से एक है माशाल्लाह से। अच्छा, हम जितने बार जयपुर को आए पार्टी की मीटिंग करे, इतने इंटेलिजेंस के लोग हमारे पीछे लगा दिए कि एक दिन हम होटल में थे तो हमने कहा कि भाई साहब अंदर बैठिए, टॉयलेट में भी आकर देखिए क्या करते हैं। नहीं, नौकरी करो मगर इतना ऐसा भी तो मत करो। आप ना तो हमारे ससुरे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो कोई दरियाफ्ती भी करने की जरूरत नहीं है, काफी है हमारे। हर जगह क्या हो रहा है, मजलिस क्या कर रही है, जमील क्या कर रहा है, हमारे वकील साहब क्या कर रहे हैं। अरे कोई बात है? अरे अपने घर की फिक्र करो, अपने घर की फिक्र करो। और हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग जरूर बोलेंगे आपको कि ओवैसी आए थे यहां पर, ये वोट काटने के लिए आए। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जब तुमको सत्ता मिली विधानसभा के चुनाव के बाद, जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो अशोक गहलोत के बेटे को इलेक्शन में
क्यों शिकस्त हुई, वो क्यों हार गए, हमारी वजह से हारे वो। जब मुख्यमंत्री का बेटा हार गया तो किसने उसको धोखा दिया, किसने धोखा दिया उनको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करिए ताकि आपकी लड़ाई कोई लड़ सके, कोई आपकी आवाज उठा सके, कोई हमारे नौजवानों को मायूसी से बचा सके, कोई हमारे नौजवानों के हौसलों को बुलंद कर सके, कोई हमारे नौजवानों को उनकी मंजिल दिखाए, कोई नौजवानों को भारत की लोकतंत्र में उनके भरोसे को और मजबूत करे, भारत के संविधान की खूबसूरती को कोई समझाए कि भारत के संविधान में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस यहां पर विधानसभा में वक्फ की जमीन का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वक्फ की जमीन पर बहुत से लोग कंट्रोल करते हैं। अगर आप यहां से मजलिस को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वक्फ की जमीन उसके वाकिफ के मंशे के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि ये आपकी पार्टी है, इसको आपको अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से इसको मजबूत करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खास कर से हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी जिंदगी हो चुकी है। ये लड़ाई हम उन नौजवान बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो जब इस दुनिया में आएंगे वो नाइंसाफी का सामना ना करे जो हमने अपनी जवानी में सामना किया था, जो हमने तकालीफ उठाई कि हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल उन तकालीफ को ना उठाए। और उसी वक्त मुमकिन होगा मेरे भाई जब आप अपनी एक सियासी ताकत बनकर उभरेंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी के खिलाफ वोट देना है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और कल गोली चलाने वाले ने टीवी के इंटरव्यू में क्या कहा था कि ओवैसी बहुत ज्यादा बोलता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसीलिए हमने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में आता है तो एक ही मर्तबा मरता है, 2 मर्तबा नहीं मरता है। वो एक ही मर्तबा हम मरते हैं, बार बार नहीं मरेंगे, और उसी वक्त मरेंगे जब अल्लाह उस दिन का वक्त तय कर लेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा, हम इसको मानते हैं इस बात को। जब अल्लाह तय करेगा तो मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो जाना है ना सबको इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा यहां पर। जब अल्लाह ने हमको भिजाया इस दुनिया में तो हम जाएंगे वापस अल्लाह के पास, तब जाकर हमारा हिसाब किताब होगा। अल्लाह तय करेगा, अल्लाह फैसला करेगा कि कौन राय बराबर नेकी किया, कौन राय बराबर गुनाह किया। उसका फैसला अल्लाह अपनी अजमत और अपनी रहमत के मुताबिक इंशाअल्लाह करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए। आप मुझे मत देखिए, जमील को मत देखिए, अपने आप को देखिए। कब तक आप इस नारे में लाए चले जाएंगे कि नहीं भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है तो कुछ बात मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा के खिलाफ वोट दो, मगर तुम भी तो जिंदा रहो। तुम जिंदा नहीं रहकर कांग्रेस को किसी और को जिंदा रख रहे हो, अपने आप को तुम खत्म कर रहे हो। ये कौन सी जिंदगी है? अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे ना। सियासत में जिंदा रहना है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे या गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा नहीं रहेंगे तो ना किसी का फायदा पहुंचा सकेंगे ना कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मेरी इन बातों का गौर से कभी जब घर जाकर बैठे तो उस पर सोचिए। हो सकता है कि लोगों को इतराज हो मेरी तकरीर पर, उनका पूरा हक है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त हमसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर आप नहीं उठेंगे तो कोई नहीं उठेगा। याद रखो, आज उत्तर प्रदेश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है सर्वे के नाम पर। कोई नहीं कहता उस बारे में। हमको कहना पड़ता है कि मदरसे का सर्वे गलत है। अगर सर्वे करना है तो सब मदरसों का, सब स्कूल का सर्वे करो।
मगर तुम उन मदरसों का क्यों कर रहे हो जो हुकूमत से, सरकार से एक पैसा नहीं लेते? आखिर तुमको इसी मदरसे में आकर देखने की क्या जरूरत है? अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। तुम क्या देखोगे उसमें? तुमको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सिवाय उसमें अल्लाह की वहादत की तालीम दी जाती है। हाँ, मैं तुमको दावत भी देता हूं उसकी, वो भी पढ़ लो तुम। मगर आप हमारे मदरसों पे फिर हिजाब का मसला। अरे आखिर हम क्या करें बताइए? हर चीज पर हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या बताओ? फिर है क्या बताओ? फिर क्या बचेगा? अब हमारी मस्जिद पर भी आ गया, अब मस्जिद पर भी आ गए, इस पर भी कोई पार्टी कुछ नहीं बोलती। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इत्मीनान में मत रहो कि नहीं नहीं वो एक दीवाना है, वो ऐसी बोल रहा है ना। नहीं, आप सबको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तो दुनिया उठेगी, सुनेगी और दुनिया समझ जाएगी कि हाँ, एक दीवाना नहीं, ये पूरे लाखों की तादाद में सब के सब लोग होशियार हो चुके हैं, बाखबर हो चुके हैं और अपने हक के लिए खड़े हो गए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोशी बुज़दिली है, खामोशी बुज़दिली है, याद रखो। और भारत के संविधान में आपको बोलने का इख्तियार है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। और ये लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में, अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए नहीं आया, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मुसलमानों के नेता बने, ताकि आप मुसलमानों के कायद बने, ताकि आप मुसलमानों के लीडर बने। और जब यहां से वो खड़ा हो जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, 100 दिन ओवैसी उसके पीछे खड़ा होगा और उसको सामने रखकर कहेगा कि तुम क़यादत करो राजस्थान के मजलूमों की, तुम इनके मुकद्दर के फैसले तय करो। कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले कोई कांग्रेस और बीजेपी करेगी? जब हमारे जाट भाई, हमारे गुज्जर भाई मुत्तहिद होकर अपने फैसले कर सकते हैं, हमारे मीना बरादरी के भाई अपने फैसले कर सकते हैं, तो क्या आप कम करें? क्या आप में ताकत नहीं है? सिर्फ एतमाद की जरूरत है मेरे भाई। एतमाद पैदा करो कि हाँ, तुम क़यादत कर सकते हो, तुम क़यादत करोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम इनकलाब बर्पा करोगे इस सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, जिन्होंने रहमत के पैगाम को आम किया। तो उठो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको अपनी लड़ाई लड़ना है जमहूरी तरीके से। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का पूरा अगर आप जिम्मेदारी मेरे कंधों पर मत डालो, आप भी थोड़े जिम्मेदारी उठाओ, आप भी हराओ भाजपा को। अगर आप देखेंगे डेटा 2014 का, 2019 का, तो मुसलमान वो वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी कम्युनिटी है। जितना बीजेपी को 14 में मिला उतना 19 में मिला। मगर जो दूसरे हमारे बिरादरियां हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनकी कास्ट में, उनकी बरादरी में मोदी का वोट बढ़ गया। उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। हम तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो जो लोग जो हमसे आकर सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते हैं, आपका वोट कहां गया? आज गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के पास भाग गए। कांग्रेसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी ने शायद उनको फोन करके कहा था जाओ। यानी कुछ भी हो जाए, हमको बी टीम, हमको ए टीम, क्या क्या गाली देते हैं। हम तो कहते हैं और गाली दो, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है।
हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर हम धोखा दे रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा, अल्लाह फैसला करेगा। मगर जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, ये दुनिया खत्म होगी, हशर का मैदान होगा, जब तुमको जवाब देना पड़ेगा जो तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरी इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह करने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा मई का लाल पैदा नहीं हुआ जो 100 दिन हो गए, इसी को इज्जत और जिल्लत दे सके। अल्लाह मेरे लिए काफी है, तमाम के लिए काफी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहला जलसा था तो इसलिए आपको जरा वार्म अप कराएंगे। अभी जिम में जाने से पहले मैच से वार्म अप करते, वार्म अप हुआ है अभी। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी बार बार इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इस गयूर सरजमीन पर आता रहूं, बराबर आऊंगा, दोबारा नहीं, कई मरतबा आऊंगा। आप मुतमईन रहिए, आप थक जाएंगे, इतना आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा काम खाली फिरना है, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे सफर के महीने में पैदा किया, तो मैं सफर में ही रहता हूं। आप मुतमईन रहिए, हमारा काम मकसद एक ही है कि आप मुत्तहिद रहें, अपने इख्तिलाफात को कम करें। इख्तिलाफ हो सकता है, मगर इख्तिलाफ अगर है तो उसमें रहे, मगर मुत्तहिद रहिए। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस की सरपरस्ती करिए, हमको गाइड करिए, हमारे बड़े बनिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाइए, हमको रास्ता दिखाइए। हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं, मगर आपके साथ की जरूरत है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की जरूरत है, माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोश और वलवले की जरूरत है। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम आपकी सियासी क़यादत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हवा देख के लोग पीछे बुजुर्ग एक सेकंड चलो पूछो क्या पूछो। यार इस तरीके से आराम से अरे थोड़ा दिनेश ऊपर करो, दिनेश ऊपर करो। तो पहला जलसा था, हर जगह हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलते रहेंगे। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं, तो सलाम के बोलेंगे वो इन लोगों के सियासी शऊर से, इनके सोच और हम सबक हासिल करना। डाउन कर लो इसको, नीचे भी खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक माइक वाले को ये कौन बन रहे हैं, कहाँ बनी, उनसे पूछिए अभी कहाँ बनी। अच्छा एक बात सुनिए, नीतीश कुमार भाजपा से ओपनली या खामोशी में हाथ मिलाए। अच्छा नीतीश कुमार हाथ मिलाएंगे, भाजपा की सपोर्ट से मुख्यमंत्री एक नहीं कई मर्तबा बन गए। अब वो सेकुलर हो गए, बताइए। ममता बनर्जी ने RSS की तारीफ की, वो सेकुलर है। अब आप खुद सोचिए, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है, बताइए आप। NCP है, अजित पवार फडणवीस मुख्य डिप्टी CM बन गए रातों रात। अब इसको क्या बोलेंगे आप। कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश में भाजपा में भाग गए, आज गोवा में भाग गए, इसको क्या बोलेंगे आप। ये जो पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाल दी जाती है ना, हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप भी तो इसकी जिम्मेदारी उठाइए। अच्छा कोई आप फ्रंट बना रहे हैं, कौन सा, अभी तो वो है ना न्यूज़ दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है। पहले तो 23 होगा, फिर 24 होगा। और बिहार में
8 साल का बच्चा 5 दिन के बाद अपनी माँ से मिल रहा है, जिसको नीतीश कुमार सरकार ने छीन लिया। 1 साल का बच्चा कोई जेल में रहेगा क्या? अरे भाई साहब बताइए, यही तो हमारी लड़ाई यही है। कहा कि पुलिस को ये कहा कि आप हाँ, नहीं इसलिए है क्योंकि सरकार बचा रही है ना। जिस 70 साल के बूढ़े को कानपुर में दाढ़ी पकड़कर उसको मारा गया, उसने कंप्लेन भी दी। और आपको मालूम हमको किसने कहा ये बात? उस पुलिस स्टेशन में एक दलित कांस्टेबल था। हम जब डाइस पे चढ़े तो उन्होंने कहा कि ओसी जी पढ़ लीजिए। वो सच्चाई है, वो सरकार ने उनको बचा लिया। नहीं बचाया सरकार ने उनको, बिल्कुल बचाया सरकार ने उनको। और आपकी आरोप है कि आप विपक्ष के सबसे बड़े हो गए। आप विपक्ष की एकता में हाँ तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए ना हम पर, वो लोग सर कांग्रेस के गेट में बुलडोजर चढ़ा दीजिए ना हम पर। विपक्ष के पास बुलडोजर अरे अरे भाई, हमारी जरूरत ही क्या है आपको? हमारे बगैर बना लीजिए ना। कौन बोल रहा है आपको? सर सिर्फ ओवैसी की पार्टी नहीं सुन क्यों लगता है? अरे वो लगता है, लगने दीजिए। अब एटिंग हो चुकी है हमारे बगैर। हम विपक्ष के यूनिटी के में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। सुनिए, 2004 से बल्कि नहीं 1999 से 2012 तक हम आंध्र प्रदेश था, हम कांग्रेस का साथ दिए। 2004 से 2012 तक मनमोहन सिंह की सरकार का साथ दिया, दूर के धुले हुए थे। सारी पार्टी आपको खलनायक के रूप में क्यों पेश कर रही है? अरे उनको शायद हमारा चेहरा पसंद आ गया होगा, क्या करें। हाँ लैला, हम लैला है, क्या बात है, आपको याद है? सर राजस्थान के अंदर गठबंधन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? गठबंधन, हाँ तैयार है गठबंधन के लिए, मगर अभी पहले हमको अपना काम सही करना पड़ेगा, अपनी जमीन को मजबूत करना पड़ेगा। सर आपके काम की शुरुआत कांग्रेस के गढ़ से कैसे की जा रही है? रास्ता कांग्रेस के गढ़ से कैसे की जा रही है? क्यों ना करें, कहीं तो करना पड़ेगा ना। शेखावटी के मौजू पे बात की जाए तो वो कौन कौन से मसाइल होंगे जिसको लेकर पार्टी यहाँ पे जाएगी? अरे भाई, अग्निवीर का इतना बड़ा मसला यहाँ पर चल रहा है, आपके वक्त की जमीन का मसला है, यहाँ पर विधानसभा में हॉस्टल का ऐलान होता है, हॉस्टल नहीं बना है, बहुत से मसाइल हैं। और कुछ सर क्या माइनॉरिटी के दम पर आप चुनाव? सब मदरसों में जांच की जा रही है। हाँ, वो बोले। जो इस पे उन्होंने भी एतराज जताया, मदरसा कमेटी एसोसिएशन ने भी आज एतराज जताया, तो इस पे क्या कहना आपका? गलत है ना, बोल रहे भाई सर्वे अगर आप कर रहे हैं तो सबका करिए, चाहे वो RSS के स्कूल हो, मिशनरी स्कूल हो, गवर्नमेंट के स्कूल हो, प्राइवेट, सबका करिए। इसमें एक ही क्यों कर रहे हैं? सबका करिए तो सबका मालूम होगा ना। सब में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मालूम कर लिए सबका क्या स्थिति है। आज गोवा में जो कांग्रेस, हाँ वो 8 भाग गए ना, 8 भाग गए, उस पे क्या कहना? हमसे पूछ कर, हमने बोला कि बेटा जाओ। बिहार में भी आपके MLA 4 MLA वो उसमें राजद में सम्मिलित हो गए। अच्छा, उसका जवाब हम सीमांचल की सरजमीन जाकर देंगे। सर राजस्थान में सबसे पहली सभा है, ये सब जनसभा हुई है, किस तरीके से और आगे किस तरीके से रहेगी? बहुत सभा होंगी, अभी और एक सभा में जा रहे हैं, और जा रहे हैं। आपके जमील जी के भाई को कांग्रेस ने ट्रांसफर कर दिया। आपके जमील जी के आपके साथ जुड़ते इनके भाई का ट्रांसफर दूर कर दिया। मदरसा अध्यक्ष को शिक्षा मंत्री की। अरे देखिए, एक बात सुनिए, हीरे को आप कहीं पे रखेंगे तो हीरा चमकता रहता है, हीरा हीरा ही रहता है, हीरा हीरा ही है। आप हीरे को कहीं पर रख लो, हीरा हीरा ही रहता है। अब वो हीरे को नहीं जान सक रहे, उनको खोटे सिक्के की डर हो चुका है उनको भी। राजस्थान में कितने स्थानों पर अब चुनाव लड़ने का अभी जल्दी है, बहुत जल्दी है, बताएंगे आप, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। 2024 को लेकर सर किस तरह से आप पहले 2023 हो जाए ना, फिर 24 आएगा ना। ज्ञान व्याप्ति हो या जिसे हाँ, ये तो सब भाजपा कर रही है। लगातार आपका बयान नहीं, ये तो भाजपा कर रही है ना। अब ज्ञान वापी पे सुन लीजिए, जो परसों प्रधानमंत्री ने जाकर काशी मंदिर का जो बहुत खूबसूरत बनाया ना, तो जब बनाते वक्त मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब जब मैं आपकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो आपको मालिक मान रहा हूँ ना मैं, बोले कि भैया आपकी प्रॉपर्टी हमको दीजिए, आपको मैं देते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब उसके बावजूद भी आप हम पर उंगली उठाते हैं, आपकी क्या है बताइए फिर आप?
आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ 1883 का, दीन मोहम्मद के मुकदमे का, 1942 की वफ्द की गजीत का, मगर आपको लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। वो क्या है बताइए फिर आप। और जब पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि 91 के एक्ट की लॉ में सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़कर दूसरे जितने प्लेस ऑफ वर्शिप हैं उसमें अब कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब आप क्यों पैदा कर रहे हैं भैया, क्यों पैदा कर रहे हैं कंट्रोवर्सी बात? अयोध्या में जो मस्जिद बन गई, आप उसको मस्जिद नहीं मानते, नहीं मानते क्योंकि शरीयत में जिस जगह पर मस्जिद होती है, हमारा फेथ ये है कि वो जब तक दुनिया कायम रहेगी वो मस्जिद रहेगी। आप मस्जिद को तोड़कर शहीद करके किसी और जगह मस्जिद की नहीं बना सकते। ये उलमाओं का फतवा है। फैसला सुने और सुनिए बात। हमारा झगड़ा 5 एकड़ जमीन कैसे नहीं था, हमारा झगड़ा था इंसाफ का। 5 एकड़ जमीन अगर मैं राजस्थान में भीख मांगने शुरू कर दूं मुसलमानों से, तो लोग बोलेंगे 5 एकड़ की वही से तुम 50 एकड़ में मस्जिद उतना पैसा मिल जाएगा। अयोध्या प्रकरण में जो पक्षकार थे उन्होंने सरकार के इसके प्रस्ताव को कबूल कर लिया, केवल आप नहीं देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मेंबर हूँ, उन्होंने कई जिम्मेदारों ने किया है। हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानते। करो बोल चुकी हूँ सारा। ठीक है सर। अभी बात आप थोड़ा आप आवाज आप ये किसका भाई? तो ये देखिए अब यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये देखिए अपार जन से बहुत ही एक बढ़िया और शानदार सभा करने के बाद अब वापस लौट रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। शांति बनाए रखे, आराम से जाए, जल्दबाजी ना करे, किसी का नुकसान हो सकता है, आराम से दरवाजे से निकले। हेलो, हाँ, तमाम लोग से गुजारिश है कि वो जाते वक्त जरा ध्यान रखे, ख्याल रखे, इसकी लाइट जो है। और अभी हमारा जो जलसा है, प्रोग्राम है, इख्तिताम पजीर है। आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की फतेहपुर में ये जो जनसभा है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी भव्य हो सकती है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी भव्य जनसभा हो सकती है। लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर यहाँ जनसभा हुई और लगभग 1 घंटे उन्होंने संबोधित किया। और अभी भी मेरे पीछे आप देखते हैं कि लोग मौजूद है, काफी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए।
और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे, युवा बेताब था। और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, बहुत ही जोशीला एक भाषण है वो उन्होंने। जितने भी वॉलेंटियर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे आएं। आप जहाँ से भी लाइव हमारे वॉलेंटियर हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ बने, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।